ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। क्या बिहार में इस साल का चुनाव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज बिहार के सिवान की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग कदम कदम पर बाबा साहेब का अपमान करते हैं। इन लोगों के मन में दलितों और पिछड़ों को लेकर कोई सम्मान नहीं है। पीएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहेब को अपने दिल में रखते हैं। दरअसल ये विवाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के जश्न से जुड़ा हुआ है। 11 जून को लालू के जन्मदिन के जश्न के दौरान एक तस्वीर को लेकर विवाद हो गया और एनडीए ने आरोप लगाया कि लालू ने आंबेडकर का अपमान किया है। इस मामले को लेकर बिहार अनुसूचित जाति आयोग ने लालू को नोटिस भी भेजा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बिहार सरकार से पूछा है कि उसने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। लालू पर लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया और उसे आरक्षण चोट बताया। लेकिन सवाल यह है, क्या चुनावी साल में अंबेडकर के अपमान के मुद्दे की गूंज सुनाई देगी? क्या अंबेडकर के अपमान की सियासत में आरजेडी फंस गई है? क्या सिर्फ दलित वोटों के लिए इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है? और सवाल यह भी है, क्या लालू के जन्मदिन का जश्न तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेगा? महादंगल की बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन वार पलटवार का ये दौर देखिए। लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे। ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, नौकरी चोर, आरक्षण खोर पार्टी हम लोगों को बताएगा कि बाबा साहब को कौन अपमानित किया, कौन नहीं किया। लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। प्रधानमंत्री जी आज सिवान आए थे, उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था। भाई घिसा पिटा बात बोल करके गए। बिहार में जंगल राज लाने वाले फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। इसलिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। शाम होते ही घर में घुसकर गोलियां चलती है। एक कौन सा राज है? फोटो लेकर कोया खिंचा के चला गया, फोटो उन्होंने देखा भी नहीं कि फोटो किसकी है, और आप उसको अपमान कर रहे हो। देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में क्या कहा? अंबेडकर 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 इतना नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम लेते कर जाता। किसने कहा? शर्म आनी चाहिए। जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था? कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। तो बिहार में अब की बार बाबा साहब आंबेडकर के नाम पर क्या होगा आर पार? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। आपको बताते चले, दलित वोटों की ये जो लड़ाई है, अगर आप देखेंगे महागठबंधन और एनडीए में तो तकरीबन 2020 में टक्कर वाली रही थी, लेकिन इस बार अपने खेमे में ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की एक कवायद है। किसको मिलेगी कामयाबी? कौन सा मुद्दा पड़ेगा भारी? खास मेहमानों का तारुफ कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार पासवान जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, आप प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। ए के वाजपेयी साहब, आप प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के हमारे साथ हैं। और साथ ही कुमार परवेज जी, आप प्रवक्ता है सीपीआईएमएल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपको लग रहा है कि बाबा साहब आंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे वोट?
क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से पलटवार करते हुए यह कहा गया है कि आपके पास घिसी पिटी बातें हैं, कोई मुद्दा है नहीं, सरकार ने कोई कामकाज किया नहीं जिसको गिना सके, तो इस तरह के मुद्दे लेकर आती है बीजेपी। शर्मा जी, देखिए, मैंने तेजस्वी यादव का बयान सुना और जितनी बौखलाहट में वो आपा खो के और निचले स्तर का बयान कर रहे हैं, ये बता सकते हैं आरक्षण किसने चुराया। लेकिन इस तरह की बौखलाहट में बयानबाजी करके वो बता रहे हैं कि उनकी जमीन वहां पर पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। रही बात बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का, तो ये तो सबने देखा उस दिन जो है दृश्य में। क्या इतनी भी समझ नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर के आपको कोई चित्र दे रहा है और आप उसको पैरों में रख रहे हैं? तो आपकी मानसिकता, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच यदि होती अंबेडकर साहब के प्रति श्रद्धा की, तो आप उसको उचित स्थान देते, लेकिन ये सोच नहीं है। और यही बात नहीं है चित्रा जी, दलितों केवल बाबा साहब अंबेडकर से नफरत नहीं है आरजेडी को, इनका इतिहास जो है यदि आप जानेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि दलितों से कितनी बड़ी नफरत। मैं आपको यहां पर लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के कुछ नरसंहार बताता हूं, जो दलित नरसंहार है। दलित नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार, ये 11 जुलाई 96 को घटी। इसमें 22 दलित लोगों की हत्या कर दी गई, नरसंहार किया गया था। दूसरा लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, यह भी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में घटा। 58 दलितों का नरसंहार इनके शासन, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुआ। तीसरा शंकर बिगहा नरसंहार 99, इसमें फिर 22 दलितों का नरसंहार हुआ लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में। फिर हुआ मियापुर नरसंहार, ठीक है, यह हुआ 2000 में, 35 दलितों की हत्या इस नरसंहार में हुआ। फिर 12 गांव नरसंहार, इसमें ज्यादातर दलितों, 35 लोगों की, इसमें भी और हत्या हुई, उसमें ज्यादातर दलित लोगों की हत्या। आपके शासनकाल में दलितों पर जितना अत्याचार हुआ लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, और जिस स्तर पर किया, और आपने किसका चारा चुरा? अमीरों का चारा। वो चरवाहा स्कूल और वो जो चारा था वो अमीरों के लिए था क्या? ठीक है, वो तो इन्हीं जो है गरीब शोषित पीड़ित दलित समाज का था। ठीक है जी, एक मुझे बस एक बात पूरा कर लूं। ये तो शोषित दलित लोगों का धन था ना, उनका हक था ना। लालू प्रसाद यादव उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, और यह हालत है कि आज लालू प्रसाद यादव एक लोकतांत्रिक देश में मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। यह सुप्रीम कोर्ट, यह कोर्ट का फैसला है। यह किसका हक खाए थे आप? ये दलितों का आपने जो भ्रष्टाचार किया, दलितों का हक खाया, इसके कारण आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं, जेल में। भारती जी, अब आप जवाब दे दीजिए। आप बाहर हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से ये याद दिला रहे हैं कि आपके शासनकाल में कैसे दलितों पर अत्याचार किया गया, और अब बाबा साहब आंबेडकर की जो तस्वीर है उसके अपमान का मुद्दा खुद प्रधानमंत्री ने उठा दिया है। इससे नुकसान होगा आरजेडी को? प्रियंका भारती जी, जितने के शर्मा जी खुद स्क्रीन पर जब बोल रहे थे ना नरसंहारों की सूची, पढ़ना पड़ रहा था इनको, क्योंकि इनके तबके के लोग नहीं मारे गए थे ना, हमारे लोग काटे मारे गए थे, इसलिए पूरा सूची हमको अच्छे से याद है। और जिस मियापुर का आपने नाम लिया ना, ये क्यों बताना भूल गए कि कितने यादवों को काटा गया था, कौन लोग काटे थे, किनके स्वजातीय लोग थे? और ये क्यों बताना भूल गए कि अमीर दास आयोग का गठन भी लालू जी और लावड़ी जी ने करवाया था, ताकि पता चल पाए कि कौन कौन नेता उसमें इन्वॉल्व है और कौन नेता इन्वॉल्व नहीं है। भाजपा के नेता आज भी उस ब्रह्मेश्वर मुखिया को पूछते हैं जो दलितों पिछड़ों का गला काटता था, तो इसका जवाब तो आपको देना होगा ना कि नीतीश कुमार और आपने मिल करके क्यों उस अमीर दास आयोग को बंद करवा दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम तो कहते हैं फाइल खुलवाइए, पता चलना चाहिए देश को कि किन लोगों ने दलितों पिछड़ों की हत्याएं की, हमारे गले काटे। अब आती हूँ बाबा साहब पर, तो गृह मंत्री किनके थे? अमित शाह जी भाजपा से ही है ना। सदन में खुल करके बोले बाबा अंबेडकर 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 मत करो, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं है कि हमारे लिए स्वर ही स्वर्ग है। अगर हमें स्वर मिल गया और हम अपने अधिकारों के लिए असर्टिव हैं, लड़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हमको मिल गया स्वर। अब रही बात, जब कहते हैं कि हम दलितों के खिलाफ हैं, तो मुझे ये बताएं, जब बाबा साहब को हमने भारत रत्न दिया, जनता दल की सरकार ने, क्यों इन लोगों ने अपना उसमें से समर्थन खींच लिया, सरकार गिरवा दी? आज जब खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे हैं ना, मुझे बिहार की चिंता होती है,
क्योंकि जब भी वो आते हैं करोड़ों करोड़ खर्च होते हैं उनकी रैलियों में। छोटी सी सभा हुई थी बेतिया में, उसमें 24 करोड़ खर्च हुए और कई कई रैलियों में तो 100 करोड़। अब खुद बोले कि 51 बार हम बिहार आए हैं, मतलब 5,000 करोड़ आप खर्च कर दिए। इस 5,000 करोड़ में जिस मढ़ौरा का के लोकोमोटिव फैक्ट्री की वो बात कर रहे थे, जहां से अफ्रीका जाएगा इंजन, उसका बनने में खर्च आया था 1500 से 2000। मतलब जितने खर्च वो खुद के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उतने में 2-3 फैक्ट्री खड़ी हो जाती, स्कूल बन जाते हैं। हर जिले में स्कूल 5-6 तो खुल ही जाते। अब स्कूल खुलते क्या, जो खुले हुए स्कूल है उसको तो बंद करवा दिया। नोटिफिकेशन लाए ये लोग कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। बच्चों को उनको देखना है, बच्चों को उनसे सीखना है कैसे जुमला बोलना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे बिहार को बर्बाद करना है, ये मोदी से सीखना है, इसलिए स्कूल बंद करवा दिया। वहां क्यों भूल गए ये बताना प्रधानमंत्री कि जिस मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री की बात कर रहे हैं उसकी नींव लालू प्रसाद यादव ने रखी। जब कहते हैं कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया तो अपने ही मंत्री को क्यों भूल जाते हैं। सदन में कहे ना रेल मंत्री कि जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते तो सब कुछ बिहार को दे दिए, देश को नहीं बिहार को सब कुछ लुटा दिए। तो क्या मतलब, तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके रेल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। और लास्ट बात बस ये जोड़ रही हूं ना कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे ना, उसी वक्त कटिहार में रेल दुर्घटना हुई और उस रेल दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 रेलवे कर्मचारी अभी भी वो अस्पताल में हैं। जब भी बिहार मोदी जी आते हैं ना, त्रासदी लेकर के आते हैं, काल लेकर के आते हैं। बिहार को कुछ नहीं मिलता है, बिहार के पॉकेट से भले पैसा ले जाते हैं, क्योंकि जो खर्च भी उनके रैलियों पर होता है ना वो जनता के पैसे से होता है। समस्तीपुर रेल मंडल ने उनका खर्च उठाया था बेतिया की छोटी सी सभा के लिए, ठीक तो है। बाकी पैसा कहां से आता है? एक एक करके मैं सभी का रिएक्शन ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, उसके बाद एक साथ आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके इतने सारे लोग हैं हमारे साथ। राजीव रंजन, एक छोटा सा जवाब देता हूँ। चित्रा जी, छोटा सा जवाब है, जल्दी से छोटा सा जवाब है, फिर आप जो भी है बुलवा लीजिए। बोलिए। हाँ, अभी इन्होंने कहा दलित नरसंहार पर कि आप जांच करा लेते। आप क्या कर रही थी 2005 तक? ये तो 92 और 96 की घटना थी। 2005 तक आप सरकार में थे, आपने क्यों नहीं जांच करवाया? क्योंकि आपके सरकार के अप्रोच से पराजित हो नरसंहार, उन्होंने कहा कि हम इसलिए आप हैं। नहीं करवा पाए उसको। आप आप बीच में नहीं बोलता, चित्रा जी मैं बीच में नहीं बोलता। अपनी अपनी बारी में अपनी अपनी बारी में हाँ। गिरिराज सिंह को पार्टी से क्यों नहीं निकालते हैं, जिन्होंने कहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया उनके लिए पूजनीय है। अरे भाई आप जल्दी से उनकी बात खत्म हो जाए, बाकी लोग भी बिहार के हमारे बहुत सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। अपनी बात जल्दी से के शर्मा जी पूरा कर लीजिए, राजीव रंजन जी के पास जाना है। और मैं जल्दी से ही रख रहा हूं। मैं इतना ही केवल कह रहा हूं कि आपने जांच क्यों नहीं कराई? क्योंकि आपके कहीं ना कहीं उसमें अप्रोक्ष रूप से हाथ था, आप ही के लोग थे, इसलिए नहीं। दूसरी बात, इसका जनता ने आपसे क्या बदला लिया है इसको समझने की जरूरत है। मैं पुराने उदाहरण में नहीं जा रहा हूं, इसी 2024 की चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। चित्रा जी, 6 रिजर्व सीट है बिहार के अंदर, एससी सीट, 4 सीट आरजेडी जीती है, एक भी सीट उसमें एससी सीट नहीं जीती है। इनको एससीओ ने वोट ही नहीं दिया वहां पर, 6 में से 1 सीट नहीं मिला है इनको। ये दलित, ये खुद में दलित की मसीहा चिल्ला रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन में प्रियंका भारती जी जवाब देंगे, उसके बाद में दलित तो मानते हैं कि ये हमारा हक छीन के खाए हैं। ठीक है, हमारी जो है नरसंहार करवाया है, ठीक है, हमारा हक खाया है, हमारे पैसे का भ्रष्टाचार किया है। केजी भी हैं, राजकुमार पासवान जी भी हैं, उनके पास जाना है जल्दी से। दलित पिछड़ों का नरसंहार करने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरिराज सिंह जी पूजनीय क्यों बताते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अरे साहब, आपकी सरकार में संरक्षण क्यों था? आपकी सरकार में उन्हें क्यों संरक्षण दिया? आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों नहीं कार्रवाई किया है? गठन करवाया आपने, बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया? पता चलता कि आप ही के लोग इन्वॉल्व थे ना हमको काटने में, हमारे दलित पिछड़ों को काटने में। इसे बंद करवा दी, खुलवाइए फाइल। नहीं साहब, आपको कार्रवाई करनी थी। आप 2005 तक सरकार में थी। ये तो 92, 96 की घटना है, 97 की घटना है। पता नहीं जब आपकी सरकार क्या कर रही थी? की बात करती है तो देश के लोगों के भीतर क्या असर पड़ता होगा। किसने किसको मारा, किसने किसको पीटा, मतलब सुनकर ही एक अजीब सी बेचैनी होती है कि इसी देश में, प्रदेश में एक दौर पर काटने पीटने या मौजूदा वक्त में भी कई जगहों से खबरें आती हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई किसी को काटता है, वो बच के कैसे निकल जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पार्टियां बाद में एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन जब तक एक बड़ी नजीर प्रस्तुत नहीं की जाएगी, सरकारों का काम ही यही है। बाद में आरोप लगाकर वोट बटोरने से क्या फायदा जब आपके राज्य में इस तरह से लोगों को काटा जाएगा? और ये कोई अच्छा शब्द नहीं है।
और जो भी इसके लिए दोषी हो, वो ऊंची जाति का हो, नीची जाति को, इस धर्म का, उस धर्म का हो, अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है तो कतई उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब राजीव रंजन जी, आपके पास आते हुए सीधे तेजस्वी यादव एक लंबी फहरिस्त गिना रहे हैं, ये कहते हुए कि जब से आपका शासन हुआ है न जाने कितने, देखिए वो कह रहे हैं कि 20 वर्षों की एनडीए सरकार में 2 लाख करोड़ से अधिक की लूट हुई है, 100 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, वो गिना रहे हैं। इसी के साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि कितने एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल में 65,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं। ये भी तेजस्वी यादव की ओर से सवाल पूछे गए हैं आप लोगों से। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे हैं ज्यादातर समय। देखिए, सबसे पहली बात तो चित्रा त्रिपाठी जी, वो लगातार आरोपों की फहरिस्त वो कॉपी पेस्ट है। अगर पिछले 7 दिनों में उनके आरोपों को देखेंगी, एक आरोप को कई बार वो दोहराते हुए दिखते हैं और उससे आरोपों को सही प्रमाणित करने का अवसर उनको नहीं मिल जाएगा। जमीनी सच्चाई बिहार की क्या है? अगर उन्हें बिहार में विकास नहीं दिखता है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा नौजवान नेता हैं कि उनको दृष्टि दोष हो गया, लेकिन उन्हें जरूर दुबई की जगह बिहार में घूमना चाहिए। बिहार के गलियों में जाएंगे, सड़कों पर जाएंगे, तब उनको वो बदलाव दिखेगा जब चमचमाती सड़कें मिलेंगी, जब एक्सप्रेसवेज मिलेंगे, जब फ्लाईओवर्स मिलेंगे, हर घर को बिजली मिलती हुई दिखेगी, जब महिलाओं से लेकर तमाम दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों का सशक्तिकरण दिखेगा। वो पटना में बैठकर एक्स पर स्टेटस डालने से वो नहीं मिल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, के शर्मा जी ने कुछ बानगियां दी है, 118 लोमहर्षक नरसंहार और कई मामलों के निष्पादन में हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते समय ये कहा कि प्राथमिकी सही तरीके से दर्ज नहीं हुई थी और अभियोजन पक्ष ने सही तरीके से काम नहीं किया था। ये उस सरकार पर ये गंभीर टिप्पणी थी। और आप कैसे कहेंगे, अगर किसी राज्य में लगातार बदस्तूर जारी रहा हो वो घटनाओं का क्रम, और उसके बाद अगर कोई कहे कि ये कमीशन नहीं बना, वो नहीं बना, आपको 15 वर्ष बिहार के इतिहास में ऐसे प्रचंड जनादेश बहुत कम राजनेताओं को मिले होंगे, लेकिन उन 15 वर्षों में बिहार को जिस बेरहमी से रौंदने और लूटने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया, जो लालू जी और उनके पूरे परिवार, कभी साला राज, कभी परिवार राज, परिवारवाद की जो परिभाषा आज वो कई तरह के आयोगों पर टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भ्रष्टाचार पर बात करेंगे तो सबसे पहले जो खुद IRCTC में अदालतों में वो लगातार दस्तक दे रहे हैं, वो पिता सजायाफ्ता है। और ये सच है, इस लोकतांत्रिक मुल्क में वो कहीं भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। और वैसी स्थिति में अगर विकास, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सवालों पर बिहार के विकास को अगर वो सवालों के घेरे में डालेंगे तो वो समझ नहीं पाते हैं। ये खटारा अगर सरकार बार बार जनता चुनती है तो वो जनता को गालियां दे रहे हैं। जनता ने चुना है, ये जनादेश से सरकारें बनती हैं। अगर जनादेश का मर्म वो नहीं समझते हैं तो 2025 में हमारी खुली चुनौती है, आप नेता प्रतिपक्ष होने लायक भी सीटें नहीं जुटा पाएंगे। 225 सीटें हम लोग जीतकर अगला मुख्यमंत्री नीतीश राजकुमार पासवान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए जो बातें वो कह रहे हैं उसके पीछे का एक आधार जोड़ते हुए मैं सवाल पूछ लेती हूँ। देखिए, चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था, तो फिर वोटों का बंटवारा हो गया, फिर भी इन लोगों के लिए मुफीद स्थिति आपके मुकाबले रही थी। अब तो चिराग पासवान भी साथ में है, जीतन राम मांझी जैसे दलित नेता, और वहीं भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है, और साथ में नीतीश कुमार तो है ही। लेकिन आप लोगों के लिए दिक्कत यह है ना कि आरजेडी का तो एक मुश्त वोट बैंक दिखता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें कुछ जोड़ नहीं पाती। और इसी वजह से पंजे का भी जिक्र करते हुए आज प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है, कांग्रेस को भी लपेटे में लिया कि बिहार की अगर ये दुर्दशा है तो कांग्रेस का भी उतना ही रोल है जितना कि जंगल राज वाली पार्टी का। इन शब्दों का उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया है। चित्रा जी, मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा आपको कि आज जो प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण रहा, उस अभिभाषण में डर दिखा, ये फुहर भाषण मतलब कि हल्की भाषण दिखा। बिहार के 13 करोड़ आवाज के लिए कुछ ऐसा नया नहीं दिखा। और आपको बता दूं कि जिस तरह से मेरे महानायक
जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर के और वहां तक 4000 किलोमीटर पैदल चला, इनको बैसाखी पे लाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार की जरूरत है, टीडीपी की जरूरत है, बैसाखी पे चल रहे हैं और ये बाबा साहब को बोल रहे हैं कि मैं दिल में रखता हूं। इनके हेडगवार ने आरक्षण पे सबसे ज्यादा विरोध किया था, रिजर्वेशन पॉलिसी पे बाबा साहब का विरोध किया था। आपको चित्रा जी बता दूं कि ये प्रधानमंत्री जी बार बार कहते 24 के लोकसभा चुनाव में कहा कि 400 के पार और अब की बार संविधान बदले जाएंगे, आरक्षण बदले जाएंगे, आरक्षण को खत्म किया जाएगा। इनके ही नेता लोग कहते थे। और आपको बता दूं कि वही जब बैसाखी पे आए तो लोकसभा सदन में जाके उसी संविधान को सर से लगाते हैं। बिहार में मैं आता हूं और आप अपने कांग्रेस पार्टी के विचारों पे आता हूं। आप जो बार बार कह रहे हैं पूरा बिहार की तरफ और आवाम देख रही है राहुल गांधी की तरफ और महागठबंधन की तरफ। आपको बता दूं चित्रा जी कि जिस तरह से दलित नरसंहार हो रहे हैं इस एनडीए सरकार में, सबसे ज्यादा दलित की बेटा, दलित की बेटियां मारी जा रही है, दलितों के हक छीने जा रहे हैं, 5 डिसमिल जमीन नहीं दिए गए आज तक, यहाँ के युवा नौजवान बेरोजगार है। आपको बता दूं कि ये एक रोस्टर के तहत जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकार में जो कर्मचारी लोग हैं, तो उन लोग को हाई कोर्ट का हवाला देकर के पदोन्नति में प्रमोशन नहीं दिया गया अभी तक। वो SC ST है, कौन लोग हैं? SC ST और स्वर्णों को रिजर्वेशन है। अगर वो हिम्मत एनडीए सरकार में तो क्या कहते हैं केंद्र में भी चित्रा जी, अरे सवर्णों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, सवर्णों में जो गरीब है उनको रिजर्वेशन दिया गया है। कहाँ आप लोग, मतलब इतना भी है ठीक नहीं है ना। सवर्णों में जो गरीब है उनको रिजर्वेशन दिया गया है और बाकी दलितों में, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, जो दलितों में राजकुमार पासवान जी सुनिए, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे किसी की भी पार्टी हो, जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं ना, जो अरबपति और करोड़पति लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि दलितों का हिस्सा वो मार रहे हैं। क्रीमी लेयर को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। आप लोगों को भी समझना चाहिए इस बात को। राजकुमार पासवान जी, हाँ, जिम्मेदारी आज राहुल गांधी जी बात कर क्या जिम्मेदारी पासवान? राहुल गांधी कौन सी जाति से आते हैं? कौन सी जाति से आते हैं राजकुमार पासवान जी? राहुल गांधी बताइए जरा, कौन सी जाति के हैं राहुल गांधी? मोदी साहब राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं? बताइए। अगर जाति पर ही आपको यहाँ पर बातचीत करनी है, आपके पास कितने मुद्दे हैं गिनाने के लिए बिहार के? वहां पर स्कूल का मुद्दा है, मजदूरों के पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, घूम फिर के आ जाते हैं जाति पर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही जाति हर एक पार्टी इस समय कर रही है, हर पार्टी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, मैं किसी को इनकार नहीं कर रही हूँ। राजकुमार पासवान जी, राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं? राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं? राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं? सुनने की ताकत रखिए। अरे एक सवाल मुझे नहीं जानकारी है, राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं? सुनने की ताकत रखिए। सर राहुल गांधी कौन सी जाति से हैं? क्या है? कौन सी जाति? मेरी कौन सी जाति है? अरे आपकी जाति क्या है? अरे मेरी कौन सी जाति है? राहुल गांधी मेरी जाति के हैं, मेरी कौन सी जाति है? हिस्सा है। राहुल गांधी मेरी जाति के हैं, मेरी कौन सी जाति है? राजकुमार पासवान जी, चैनल पे ये आपका बौद्धिकता है, ये आपका बौद्धिकता है। अरे चीखिए मत इतना, बौद्धिकता में बहुत आगे हूं मैं, ठीक है सर, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। राजकुमार पासवान जी आराम से, थोड़ा तमीज से। आप पहली बार आए हैं मेरे डिबेट में, पहली बार आए हैं। मैंने आपसे पूछा बिहार में मजदूरों का इतना पलायन होता है, राजकुमार पासवान जैसे लोगों के पास जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने आए हैं, क्या मुद्दा नहीं है? मजदूरों में सबसे ज्यादा दलित होते हैं, वो क्यों जाते हैं दूसरे प्रदेशों में? क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग इस मुद्दे को? वहां पर गरीबी है, बाढ़ में 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं लोगों को, सबसे ज्यादा दलित जाति के लोग होते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग इस मुद्दे को? और फिर यहाँ पर बैठकर आप बात करेंगे दलितों की। मैं तो हैरान हो जाती हूँ सर, जब आप लोग गरीबों की बात छोड़कर, सबसे ज्यादा नुकसान होता है दलितों को, सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कवरेज की है मैंने बिहार में जाकर, जब बाढ़ आती है, फिर बाढ़ का मौसम आ गया, बाढ़ में लोगों के 10-10 लाख रुपए के मकान गिरेंगे और उनको 6,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गिनाते नहीं है आप लोग। सुनने की क्षमता रखिए। अरे सुनने की क्षमता तो राजकुमार पासवान बिहार के 13 करोड़ आवाज तक बात, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं जाने देना चाहते, राष्ट्रीय स्तर पे बात देना नहीं चाहते। आप लोग बीजेपी की प्रवक्ता बनी पड़ी है। खुश हो गए कह के 2-4 बार और बोल दीजिए बीजेपी के प्रवक्ता, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। 2-4 और बार बोल दीजिए, आपको तसल्ली हो जाए। आप पहली बार आए हैं तो आपको निराश करके जाने नहीं दूंगी। नहीं, 2-4 बार और बोल दीजिए कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, फिर मैं दूसरे पे तसल्ली हो जाए राजकुमार पासवान जी, क्योंकि आपको बिहार के दलितों की, गरीबों की, मजदूरों की बात तो करनी नहीं है। आप आए हैं यहाँ पर मेरी बात करने के लिए, लेकिन मैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ।
मेरे लिए मुद्दे ज्यादा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें दलित हत्याएं हो रही अरे हैं। मैं तो बोल रही हूँ ना, घेरिए आप राजीव रंजन जी को, क्यों बिहार से होता है इतना पलायन? आप उस मुद्दे को छोड़कर आ गए ना दूसरे मुद्दे पर। मुझे चिंता इस बात की है, ए.के. वाजपेयी जी अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ये बात बिल्कुल सही है दलितों के मुद्दे पर। ठीक है सर, हो गई आपकी, हो गई, पलायन पे तो बात कर लीजिए, रिजर्वेशन पॉलिसी पे तो बात कीजिए। मैंने आपको मुद्दा गिराया, फिर आप आ रहे हैं, आप आगे उस मुद्दे पर बात कर लीजिएगा। ए.के. वाजपेयी जी, लेकिन चिराग पासवान भी अगर खुद को आगे रखकर, क्योंकि मौजूदा वक्त में ऐसा देखा जा रहा है और मैंने खबर खुद आप एलजेपीआर के सूत्रों के हवाले से निकाली थी कि वो चुनाव लड़ेंगे और वो कह रहे हैं कि बिहार में बहुत विकास नहीं हुआ है जैसा कि अपेक्षित होना चाहिए था। तो अगर ये बातें चिराग पासवान की ओर से कही जाएंगी तो अपनी ही सरकार पर निशाना साधेंगे ना। फिर वहां पर गरीब, दलित, खुद वो जिस जाति समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जिंदगी क्यों बेहतर नहीं हुई, ये पलटकर आप ही लोगों से सवाल पूछा जाएगा। वाजपेयी साहब, कैसे जवाब देंगे आप? नहीं, उसके लिए काम जारी, उसके लिए काम जारी है। दलितों के उत्थान के लिए जो सरकार कर रही है, इससे ज्यादा लालू की सरकार ने नहीं किया होगा, माफ करना। और मोदी जी की सरकार भी कर रही है। उसका मुझे एक एग्जांपल याद आता है, आपको याद होगा 2019 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया था, इनफेक्टिव बना दिया था। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे तब मौजूद, उन्होंने फौरन जाके मोदी जी से बात की, मोदी जी ने इस बात को समझा और पार्लियामेंट में लाके कानून को एज इट इज किया। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। दलितों की चिंता दलित समाज से आने वाले नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को नहीं होगी तो और किसको होगी? और उन्हीं के एजेंडा को उनके पुत्र चिराग पासवान बिहार में लागू कर रहे हैं। देखिए बिहार की स्थितियां बदली हैं पहले से, अगर तुलना करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये लोग अभी भी क्लेम कर रहे हैं अभी भी तो हम लोग सत्ता में पलायन होता है। क्या बदल गया बिहार में ए.के. वाजपेयी जी? मजदूरों का कितना पलायन होता है देश में सबसे ज्यादा? अगर मैं कहीं गलत होंगी मुझे बताइएगा। बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल का नाम आता है। क्यों नहीं रोक पाने में इसको कामयाबी मिली है? नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं वहां पर। पिछले 3 से 5 सालों का डाटा उठा के देखिए, 1 करोड़ जो आदमी जाता था वो अब जाना रुक गया कोरोना के बाद। तो ये मत कहिए कि अब पलायन जारी है, पलायन पर रोक लग रही है। हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रयास जारी हैं और डबल इंजन की सरकार है। देखिए बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जनता महसूस कर रही है। हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, हर घर नल से जुड़ा हुआ है। पहले जो बाढ़ का सिलसिला था उसमें भी रोक लगाने का प्रबंधन किया जा रहा है। 30,000 के पार्टी के ये बता दें कि चिराग पासवान अपने मंत्रालय में कितने दलितों को रोस्टर के तहत कितने लोगों को भरने का काम किया, कितने लोगों को नौकरी दिया। ठीक है, आप जब बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, सवाल पूछ रहे एंकर साहब हैं क्या? आपका सवाल पहुंच गया, पूछ लेती हूँ। कुमार परवेज जी भी प्रवक्ता CPI-ML के बहुत देर से हमारे साथ हैं, उनके पास जाना है। उसके पहले आप अपनी वाजपेयी जी अपनी बात पूरी करें। क्यों दर्द हो रहा है? देखिए हमारा सीधा कहना ये है कि अगर, एक सेकंड सुनिए, ये जंगल राज, अपहरण उद्योग, नरसंहार, चरवा विद्यालय, चारा खाने वाले लोग, जमानत पे रहने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले लोग, ऐसे लोगों को सरकार में लाना चाहिए। अरे 20 सालों से तो आप ही लोग हैं, कब तक 20 साल पुरानी बातें आप कहते रहेंगे? 20 सालों से तो आप ही की सरकार है ना, नीतीश जी मुख्यमंत्री है। जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो ना कंपेयर किससे करेंगे? जो क्लेमेंट होगा, जो सत्ता की दौड़ में होगा, उसका जनता वहां की जानती है। इन चीजों को हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने देखा है वो राग, इसीलिए इनको बाहर रखा हुआ है। और जहां तक हमारा सवाल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का सिद्धांत पे डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और काम जारी है। पहले 68,000 करोड़ का बजट होता था लालू के टाइम में, अब कितना है? 3.5 लाख करोड़ का बजट हो गया। बिहार दूसरे नंबर का राज्य बनने वाला है, GDP सबसे ज्यादा है। मतलब क्या हम तो लगे हुए हैं, जेन्युइन तरीके से लगे हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि जनता बार बार हमको जिताती है। और एनडीए ने टारगेट फिक्स किया हुआ है 2025 GDP देश में सबसे ज्यादा आप गिना रहे हैं बिहार का। बिल्कुल रिकॉर्ड देख लीजिए, 11.5 पे रही थी, उसके बाद कम हुई थोड़ी सी, अभी भी हाईएस्ट है, बिहार की GDP। देखिए बिहार के पैरामीटर्स बदल रहे हैं। बिहार में क्राइम भी हम कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। पहले FIR रजिस्टर्ड नहीं होती थी, अब 100% FIR रजिस्टर्ड होती है।
पहले चार्जशीट फाइल नहीं होती थी, अब 95% चार्जशीट फाइल होती है। ये बदलाव है, ठीक है, ये नीतीश कुमार ने बदलाव किया है और डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में बिहार को बहुत फायदा मिल रहा है कुमार परवेज जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही हुंकार भर के अब वो वहां से सीधे उड़ीसा पहुंच गए। चित्रा जी, सांच को आज क्या, भाजपा और जदयू के प्रवक्ता भी बिहार के विकास की दुहाई दे रहे थे। नीतीश सरकार की ही रिपोर्ट है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का, जिसकी आप भी चर्चा आपने किया। 94 लाख परिवार 6,000 रुपया से कम आमदनी पर जिंदा है। यदि इसको हम बढ़ा करके 10,000 रुपया कर दें प्रति माह, जो आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, तो लगभग 2/3 बिहार की आबादी भयानक गरीबी में जी रही है। ये आशा कार्यकर्ताओं को क्या देते हैं, आंगनवाड़ी को क्या देते हैं, जीविका कार्यकर्ताओं को क्या देते हैं, स्कीम वर्कर्स को ये क्या देते हैं, यह तो पूरा बिहार जानता है। नीति आयोग की रिपोर्ट इन्हीं की रिपोर्ट है, जिसमें बिहार विकास के सूचकांक पर सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। अब ये प्रवक्ता सही बोल रहे हैं या इनकी रिपोर्ट सही बोलती है, ये तो खुद बताएंगे, लेकिन बिहार की जनता इनकी बात को समझ रही है। 20 साल का वक्त बहुत होता है। आज प्रधानमंत्री ने पलायन की चर्चा की। कोरोना काल में बिहारी प्रवासी मजदूरों की क्या दुर्गति बिहार सरकार ने की, उसको तो पूरा देश ने देखा। और 20 सालों से आप पलायन नहीं रोक पाए और 2005 के पहले की दुहाई देते रहते हैं। उनके लिए कौन सा रोजगार आपने बिहार में खड़ा किया, कौन सा उद्योग आपने बिहार में खड़ा किया? केवल हाईवे बना करके, हाईवे तो बड़े लोगों के लिए है, सामान लाने पहुंचाने के लिए है। उद्योग कितने आपने खड़ा किए, इसका कोई जवाब नहीं देते। कदवन जलाशय का निर्माण नहीं हुआ है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा यही जदयू के लोग मांगा करते थे, आज चुप हो गए, आज उन्होंने पीछे मुंह मोड़ लिया है। तो एक डबल इंजन की नहीं, डबल। मैंने तो जेडीयू की वो रैली भी कवर की है दिल्ली में, जब विशेष राज्य के दर्जे के तहत नीतीश कुमार यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो तो नीतीश कुमार की ही मांग थी। अब नहीं मांगते हैं तो खत्म हो गई। आप लोग भी तो नहीं उठाते ना कुमार परवेज जी, आप लोग भी तो इस मुद्दे को इस तरह से नहीं उठाते हैं कि बिहार के हक की लड़ाई वास्तव में उतनी मजबूती से जा पाए सरकार के भीतर। कौन सी रैली हुई आप लोगों ने बताइए? नीतीश कुमार ने तो कम से कम रैली की थी 2015 में आकर, अगर मैं सही 15 या उसके बाद की बात है, दिल्ली में जब वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। आप लोग तो वो भी करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। विशेष राज्य का दर्जा आप देखिए, हम लोग का प्रमुख डिमांड है और उसको लेकर के हम लोग लगातार लड़ते रहे। अलग बात है कि नीतीश जी पहले दिख जाते थे, अब तो उस पर भी चुप है। पटना विश्वविद्यालय, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, इसको भी इन्होंने नहीं माना। तो ये डबल धोखे की सरकार है। और जहां तक प्रधानमंत्री आकर इन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, तो पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह जी ने जो बयान दिया था संसद के अंदर, आज तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। दिल्ली में एक दलित मंत्री के साथ जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिज्ञाओं को लेकर के किया था, उसके साथ भाजपा ने क्या किया यह पूरा देश जानता है। इसलिए ये कोई बहस का विषय नहीं है, पूरा देश जानता है कि इनका संविधान मनुस्मृति है। और नागपुर से चलते भी बिहार में एक छोटी सी घटना हुई, जिसमें जदयू के एक मंत्री ने कहा कि उनके दामाद की नियुक्ति आरएसएस कोटे से हुई है। अब ये संविधान से चलते हैं, नागपुर के इशारे से चलते हैं, ये खुद बताएंगे। दलित जनसंहारों की बात हो रही थी, प्रियंका जी ने बिल्कुल सही कहा। मारने वाले कौन थे? रणवीर सेना को संरक्षण कौन दे रहा था? अमीर दास आयोग को उस वक्त क्यों भंग किया गया जब उसकी रिपोर्ट आने ही वाली थी? किस कारण से नीतीश कुमार ने भंग किया? क्योंकि उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे थे। और जब भाजपा जदयू की सरकार आई तो बातें बताने मियापुर, ये जो जनसंहार है, उनके तमाम आरोपियों को सरकार ने अपनी लापरवाही से आजाद करवाया, मुक्त करवाया। ये क्या बोलेंगे? और आज कह रहे हैं ये जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो। नवादा में क्या हुआ? दलितों की बस्तियां जला दी गई। गया में क्या हो रहा है? जहां के जीतन राम मांझी जी आते हैं, सुन लीजिए। एक मजदूरी मांगने के एवज में संजय मांझी का हाथ काट लिया गया। जमीन पर लगातार गरीबों की बेदखली, जब से सरकार ने सो कॉल्ड भूमि सर्वे चलाया है, जगह जगह से दलितों को विस्थापित किया। राजीव रंजन जी से पहले मैं इसका जवाब लूंगी, उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आऊंगी। राजीव रंजन जी, चूंकि मुख्यमंत्री आपके ही जवाब दीजिए, उन्होंने बहुत सारे दलितों के ऊपर अत्याचार के मुद्दे उठाए हैं। देखिए, मुझे तो हैरानी है, आज का जो माले है ये कल का आईपीएफ है, और आईपीएफ क्या था ये बिहार की जनता भूली नहीं है।
लालू यादव जी के जंगल राज और उस दौरान जो उग्रवादी संगठनों की जो अदालतें होती थी और जो इनकी भूमिका वहां हत्याओं और बड़े बड़े नरसंहारों में रही है, उस पाप को कुमार परवेज याद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन बिहार की जनता आज भी नहीं भूली है। दरअसल उस समय में या तो लालू जी के बाहुबलियों के यहाँ मुकदमे सुने जाते थे या लोग इनके दरबार में गुहार लगाया करते थे। कोई सरकार नहीं थी और सरकार के मुखिया लालू प्रसाद जी के आवाज से फिरौती के लिए अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे। ये उस दौर को वापस लाना चाहते हैं। और ये किसने कहा? ये लालू जी के प्रिय साले जो सालाराज के एक बड़े स्तंभ थे, ये सुभाष यादव ने आरोप लगाया है। देखिए बिहार ने क्या हासिल किया है। ये इन्होंने नीति आयोग की बात की, अभी वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी वो आंकड़े साझा किए। 7% की गरीबी में गिरावट आई है बिहार में। और बिहार ने तो साफगोई के साथ वो काम किया जो आप लोग वर्षों तक नहीं कर पाए। हमने अगर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा अगर साझा किए हैं तो निसंदेह उसके बाद के ये आंकड़े हैं। गिरावट लगातार जारी और पलायन की बात आप करते हैं। 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ, कहां से पलायन के आप आंकड़े लाते हैं? बिहार रिवर्स माइग्रेशन की ओर बढ़ रहा है। 23 लाख लोग कोरोना के बाद बिहार लौटे हैं। आपकी जानकारियां अधूरी हैं और लोगों को गुमराह करने का काम केवल आप करते हैं। टेक्सटाइल से लेकर लेदर से लेकर अनेक हुनर में जो माहिर लोग थे उनको स्किल मैपिंग के जरिए उनको हुनरमंद अगर माना गया तो उसके बाद हैं 2020 के असेंबली इलेक्शन में दलित वोट किसको कितना गया है समुदाय के हिसाब से हम उसको अगर डिवाइड करेंगे। लेकिन उसके पहले प्रियंका भारती जी और के शर्मा जी का एक एक रिएक्शन। पहले प्रियंका भारती जी आप जवाब दे दीजिए उनके आरोपों पर। वो पूरे जंगल राज का तस्वीर सामने रखते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए आपके राज में तो ये होता था, अब कम से कम लोग जाकर कोई अत्याचार करता है उसके खिलाफ थाने में कार्रवाई करवाने के लिए एफआईआर तो दर्ज करवा सकते हैं। आपके जमाने में ये भी नहीं होता चित्रा जी, कल का न्यूज अगर आपको याद होगा, आज बिहार मोदी जी आने वाले थे, कल ही तेजस्वी जी के आवास के बाहर धाए गोलियां चली हैं। वीवीआईपी जोन में गोलियां चली हैं। नॉर्मल इलाके की मैं बात नहीं कर रही हूँ। राज मोदी जी आते, कहां से शूटर आए थे? नीतीश जी के घर से आए थे, सीएम डिपार्टमेंट से आए थे, कहां से शूटर आए थे? और जब आप परिवारवाद की बात करते हैं ना तो मोदी जी का मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ के अगर इधर उधर दाएं बाएं देख लेते ना, उनको दिख जाता कि आगे पीछे जो भी बैठा हुआ है दामाद मेहरारू जीजा आयोग से ही बैठा हुआ है, जितना भी लोग बैठा हुआ है। परिवारवाद की बात ना करें। और आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जब भी आप बाबा साहेब की बात करते हैं ना तो तरस आता है आप लोगों पर। आप ही लोग की पार्टी थी ना जनसंघ, जो करपात्री महाराज लड़े थे बाबा साहब के खिलाफ चुनाव, आप लोगों ने शामिल करवाया था ना। आज आंगनबाड़ी दीदियों को पकड़ पकड़ के भरना पड़ रहा है ना आपको चुनाव की रैलियों में, क्योंकि जैसे पटना में मोदी जी का रैली खराब चला गया था, लोग नहीं आए थे, वही स्थिति आज भी हो जाती। बसों को कब्जा कर करके आज तो रैली में लेके गए हैं आप लोग। आप लोग बात करते हैं कब्जाने की, आप लोग बात करते हैं कि दलितों का हत्यारा कौन है, परिवारवाद की आप लोग बात करते हैं। सब लोग तो परिवार से उपजे हुए लोग हैं, A to Z इन बीजेपी, A to Z। के शर्मा जी, देखिए मैं तो चित्रा जी, जो लोकतंत्र में जो पैमाना माना जाता है जनता की अदालत, जनता का निर्णय, मैं तो उसके आधार पे बात कर रहा हूँ और उसी पे बात करता हूँ। आपने कहा कि आप कब तक पिछली बात सुनाएंगे। 2005 तक लालू प्रसाद यादव का जंगल राज बिहार में था और जनता ने उसे इतना भोगा उस अत्याचार को कि 2005 के बाद अभी तक 5 चुनाव हुए। आरजेडी 243 में 80 सीट से ज्यादा सीट नहीं पा सकी। 80 सीट का अर्थ समझती है चित्रा जी? 33% पासिंग मार्क भी नहीं है। आज 5 चुनाव में 80 सीट से ज्यादा सीट नहीं मिली। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने जीता है। तो जिनको पासिंग मार्क नहीं दे रही है पिछले 5 चुनाव से, मतलब लगभग 20-25 साल से, वो बैठ के यहां राग गा रहे हैं। ये जनता निर्णय कर रही है चित्रा जी। पिछले लोकसभा में 0 सीट थी आरजेडी। मैं विधानसभा की बात आपको कह रहा हूं, 80 सीट से ज्यादा नहीं पाए। क्यों नहीं पा रहे? पासिंग मार्क भी नहीं मिल रहा। और ये कम से कम कांग्रेस पार्टी साहब 35-40 साल से जनता आपको बाहर करके रखती है और आपके हालात हैं कि हमें भी दुख होता है। इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के पैदा हुए बिहार से, आज राजनीतिक दरिद्रता क्या है आपकी? एक कन्हैया आपका नेता बना हुआ है जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारा के आरोप पर है, देशद्रोह के आरोप पर, वो आपका नेतृत्व कर रहा है आज।
ये दुर्दिन आपके हैं बिहार के अंदर में कांग्रेस के। अरे साहब बता दो आप अभी राहुल गांधी का पप्पा कौन है? कहते राहुल गांधी ने का पप्पा कौन है? एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला। चित्रा जी प्लीज, कौन है? मैंने बीच में नहीं बोला। चौधरी, ये परिवारवाद नहीं है। इनको बंद कराइए। उनका बेटा भी राजकुमार पासवान जी आपके पास आगे उनकी बात हो जाए। ठीक है, उनकी आपकी ठीक है। अब बीजेपी में भी तो परिवारवाद की लंबी फहरिस्त है ना, तो इस मुद्दे पर कैसे घेरेंगे कांग्रेस को आप, शर्मा जी? लंबी है चित्रा जी, मैं बताइए। नहीं, मैं परिवारवाद पे कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो जो आपको दूसरी बात कह रहा हूँ, आप इनको बंद तो कराइए। हाँ, नहीं बोलेंगे चित्रा जी, ऐसे कैसे डिबेट खत्म हो जाए उसके बाद मैं आ रही हूँ। आप मैं ये कह रहा हूँ, आपकी राजनीतिक नेतृत्व की दरिद्रता यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी से और 3 बार चुनाव हार चुका व्यक्ति जो है यहां से दिल्ली से लेके आज वो आपका नेतृत्व कर रहा है बिहार में। आपको बिहार में और कोई नेता नहीं मिला जिसके ऊपर इस तरह के जो आरोप है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी आप राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी अभी बिहार गए थे। चित्रा जी, आप लोगों ने वो घटना चलाई है। राहुल गांधी के स्वागत में जो लोग खड़े थे उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी खड़ा था जो कि किसी आरोप से ग्रसित है और उसको भी लाइन में खड़ा किया। उसका विरोध किसी ने नहीं किया, इनकी पार्टी के नेताओं ने किया। जिला कार्यालय में ताला लगा दिया, अपने लोगों पे आरोप लगाया कि पैसा लेके उसको खड़ा किया। राजकुमार पासवान जी, और मुर्दाबाद के नारे लगे। कम है। हाँ, राजकुमार आपकी ये हालत बिहार के अंदर है। आप दुनिया को राहुल गांधी गा रहे हो। राजकुमार पासवान, कम से कम तेजस्वी यादव भी ये समझ ले जमीन पर कुछ नहीं है उनके पास आज की डेट पर। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जितना आरोप लगाना है लगाइए, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि 80 सीट से ऊपर नहीं पाए हैं आप। राजकुमार पासवान, अरे भैया चुप हो जाओ, कितना बोलेंगे आप। चित्रा जी, मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा में झूठ बोलना लिखा हुआ है। बाबा साहब के, अगर बाबा साहब वाकई में नरेंद्र मोदी के दिल में है, संघ के दिल में है, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे एक दलित प्रधानमंत्री बैठाने का काम करे। अगर है कुबत तो हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के तहत दलितों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवा नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बिहार में जो पलायन हो रही है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। इनकी सरकार में तो दलित संहार हो रहे हैं, दलित बेटा बेटियों की हत्याएं हो रही है, उनकी हकमारी की जा रही है, रिजर्वेशन को तोड़ा जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा रहा है। ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर बिहार में चाहे विकास हो चाहे पिछड़ापन हो, इस मुद्दे पर इस बार का भी चुनाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर भी जितने मेहमान जुड़े हुए थे आपने सुना, जातियों की बात से शुरू, जातियों की बात पर खत्म, और यही है बिहार की राजनीति की सच्चाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।